हेलो स्टूडेंट्स, बायो स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कक्षा 12 बायोलॉजी के चैप्टर 7 के पार्ट 2 में आज हम लेने वाले हैं ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत। बच्चों, ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत क्या कहता है? वैज्ञानिक एआई ओपेरिन और जेपी एस हेल्डेन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रकृतिवाद या रासायनिक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत जो प्रतिपादन इन्होंने किया, ये रासायनिक संयोग पर आधारित था। आधुनिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया गया है कि महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ आपस में संयोग करके जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं, और ये जटिल पदार्थ जो है एक जीव को जन्म देते हैं। और किस तरह से इसकी के विभिन्न स्टेप्स, ये इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से जो ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत है वो एक जीव के निर्माण को क्लियर करता है। किस तरह से एक आरंभिक कोशिका का निर्माण हुआ और कैसे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो जानते हैं इस वीडियो में। पूरा वीडियो आप देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि ओपेरिन हेल्डेन सिद्धांत किस तरह से नई जीव की उत्पत्ति या नई कोशिका का निर्माण क्लियर करता है। ध्यान रखिएगा, इस थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इसको कहते हैं। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इसे कहते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ भी इसे कहा जाता है। इसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति रसायनों के संयोग से हुई है। यानी बहुत सारे जो एलिमेंट्स है आपस में संयोग करे और संयोग करके परमाणविक अवस्था से आणविक अवस्था आई, और आणविक अवस्था से सरल कार्बनिक यौगिक बने और जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। और इस तरह से जटिल न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ, न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण हुआ, और इस तरह से आरंभिक जीव की रचना हुई। देखिए, ओपेरिनवाद में स्टेप बाय स्टेप हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक प्रथम सुसंगठित कोशिका का निर्माण हुआ। आरंभिक जीव कोशिका का निर्माण किस तरह से हुआ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नव पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। ये सूर्य से अलग होने के बाद एक प्रधूल के बादल के रूप में एक जो है आद्य सागर का निर्माण हुआ। यह आद्य सागर के की स्थिति ऐसी थी कि जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे गैसीय पदार्थ, जैसे कि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मैथेन गैस है, इस तरह के पदार्थ परमाणविक अवस्था में मौजूद थे। और परमाणविक अवस्था से धीरे धीरे आपस में संयोग हुआ और आणविक अवस्था यानी कि अणुओं का निर्माण होने लगा। और ये आणविक अवस्था और जटिल होने लगी और जटिल पदार्थों का निर्माण हुआ, जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी है। और न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लियोटाइड्स बनने लगे। इन न्यूक्लियोटाइड्स के बनने के बाद प्रोटीन से इनका संयोग हुआ और न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ। न्यूक्लियो प्रोटीन का न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ। इस तरह से ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स है एक आद्य कोशिका के रूप में आविर्भाव हुआ इनका, और इनको कहा जाने लगा कोएसरवेट। इनको कहा जाने लगा कोएसरवेट। वेट एक पिंड जैसी रचना के रूप में ये बने, जटिल यौगिक के रूप में ये आए। और जटिल यौगिक के रूप में जब इनका निर्माण हुआ तो धीरे धीरे इनमें कोएसरवेट एक कोशिकीय संरचना के रूप में उभरे, और इनके अंदर धीरे धीरे रासायनिक पोषण हुआ। और धीरे धीरे इनमें जो अवायवीय श्वसन का प्रारंभ हुआ और फिर वायवीय श्वसन प्रारंभ हुआ, और इस तरह से प्रथम सुसंगठित कोशिका का निर्माण हुआ। इस तरह से जो कोशिका बनी, ये जो है सूर्य के प्रकाश को भी स्थिर करके प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस इनमें शुरू हुई। और इस तरह से एक जो है ब्लू ग्रीन एल्गा का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से जो ये जो जीव हैं एक सुसंगठित कोशिका के रूप में सामने आए।
रूसी वैज्ञानिक ऑपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में पदार्थवाद प्रस्तुत किया। क्या बताया था इन्होंने कि विभिन्न पदार्थ आपस में संयोग करते हैं और संयोग करने के बाद जटिल पदार्थों का निर्माण करते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसका वर्णन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ लाइफ में इसका वर्णन किया। इनके मत के अनुसार पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में थी। इन्होंने बताया कि पृथ्वी एक आग के गोले के रूप में थी और यह संरचना धीरे धीरे ठंडी हुई और भौतिक व रासायनिक क्रियाओं से अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ बनना शुरू हुए। यानी आपस में जब इन पदार्थों का संयोग हुआ तो सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ, धीरे धीरे जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। जब ये संघनित हुए तो जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। इसके बाद इन पदार्थों के मिलने से इन विभिन्न पदार्थों के, रासायनिक पदार्थों के, परमाणुविक स्टेज, आणविक स्टेज और जटिल पदार्थों के निर्माण से ऐसी संरचना का विकास हुआ जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे और इस तरह से ये रचनाएं एक सरल कोशिका के रूप में बनी। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम ये देखते हैं कि ये जो रचना है बनी जिसमें जीवन के लक्षण विद्यमान थे, इनको 7 चरणों में हम यहाँ क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आदि वायुमंडल का निर्माण, यानी प्रारंभिक जो वातावरण था जिसको हम आदि वायुमंडल या आदि सागर के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा गया कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य जैसे गैसीय पिंड के अलग हो जाने से हुई या धूल कणों के धीरे धीरे संघनित हो जाने से हुई। इस तरह से आदि वायुमंडल का निर्माण हुआ। इसके बाद देखिए ये संघनित होने के बाद एक ब्रह्मांड की रचना हुई होगी। ऐसा माना गया कि आपस में पदार्थ धीरे धीरे संघनित हुए होंगे और संघनित होने के बाद ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। इसमें रासायनिक तत्व उस वक्त आदि सागर में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, इस तरह के पदार्थ स्वतंत्र रूप से थे, यानी कि परमाणुविक अवस्था में थे। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई ये परमाणु आपस में घनत्व के अनुसार 3 स्तरों में बट गए। ध्यान से सुनिएगा बेटा कि ये विभिन्न पदार्थ घनत्व के अनुसार 3 स्तरों में बट गए। जिन तत्वों का भार अधिक था, जो कि अधिक भार वाले थे, इन्होंने पृथ्वी के कोर का निर्माण किया, यानी पृथ्वी का जो केंद्रीय बिंदु है वो बनाया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसे हम कहेंगे। जो मध्यम भार वाले थे वे पृथ्वी के धरातल के निर्माण में काम आए और जो हल्के थे वे वायुमंडल के निर्माण में काम आए। इस तरह से पूरे पृथ्वी का एनवायरनमेंट बना, कंप्लीट पृथ्वी की स्ट्रक्चर बनी। और ये स्ट्रक्चर आगे स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताएंगे कि सेकंड स्टेप में क्या हुआ। ये जो सरल और अणु थे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण इन्होंने किया। ये जो आदि वायुमंडल में हाइड्रोजन सबसे अधिक सक्रिय था और ये हाइड्रोजन व ऑक्सीजन दोनों मिलकर के इन्होंने जल के अणु का निर्माण किया। शेष हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन इन्होंने CH4 मैथेन जैसे, अमोनिया जैसे पदार्थों का निर्माण किया, जैसे कि 2H2 और O2 मिलकर के जल का अणु बना लिया। हाइड्रोजन व नाइट्रोजन के मिलने से यहाँ अमोनिया का निर्माण हुआ। इस तरह से विभिन्न पदार्थों के आपस में संयोग होते चले गए और कार्बनिक यौगिकों की रचना होती चली गई। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, तीसरा स्टेप हम लेते हैं कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। प्रारंभिक अणुओं का निर्माण हुआ और ये जल में घुले जिससे जल खारा हुआ। इन तत्वों की आपस में क्रिया से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि इथाइलिन, एसिटिलीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल आदि पदार्थों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कार्बनिक यौगिकों में और जटिलता आई और जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। रासायनिक संश्लेषण द्वारा, यानी कि विभिन्न पदार्थों के आपस में संयोग करने से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ।
ये जटिल कार्बनिक यौगिक थे अमीनो अम्ल, शर्करा, वसा आदि जल में उबलते रहे और आपस में रिएक्शन किया, टकराए और जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। इस तरह से ये जटिल कार्बनिक यौगिक बनते चले गए। जैसे कि हम लेते हैं एग्जाम्पल की मोनोसेकेराइड्स थे, जो मोनोसेकेराइड्स थे इनसे डाइसेकेराइड का निर्माण हुआ। एमिनो अम्लों से प्रोटीन अणुओं का निर्माण हुआ। फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन, क्षार और शुगर मिलकर के इन्होंने न्यूक्लियोटाइड का निर्माण किया। न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल का फॉर्मेशन हुआ और इस तरह से जटिल एमिनो न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण हुआ। एमिनो अम्लों से प्रोटीन बने, न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल बने। इस तरह से इन जटिल यौगिकों का निर्माण हुआ। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किस तरह से हुआ। प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्लों में क्रिया हुई और न्यूक्लियो प्रोटीन बने। ये जब न्यूक्लियो प्रोटीन बने तो एक सरल संरचना के रूप में, एक साधारण कोशिका के रूप में जिसमें स्वतंत्र जीवन के लक्षण मौजूद थे, इस तरह की रचना का निर्माण हुआ। देन कोलाइड्स, कोसर्वेट्स व आदि कोशिका का निर्माण हुआ। आपस में पदार्थ संघनित तो होते गए और एक पिंड जैसी रचना के रूप में उभर करके आई। कार्बनिक यौगिकों में परस्पर क्रिया हुई, बड़े कोलाइडी कण बने, कोलाइडी कण बने। ऑपेरिन ने विरोधी आवेशों के कोलाइडी कणों के परस्पर मिलने से कोसर्वेट जैसे कण यानी एक पिंड जैसी रचना का निर्माण हुआ। एक पिंड जैसी रचना का निर्माण हुआ। कोआसर्वेट और न्यूक्लियोप्रोटीन, एक सिंपल कोशिकीय रचना के रूप में हम कोआसर्वेट को एक पिंड जैसे स्ट्रक्चर के रूप में मान सकते हैं। कोआसर्वेट को कोआसर्वेट और न्यूक्लिक प्रोटीन यानी बाहर का वातावरण एक कोआसर्वेट के रूप में मान सकते हैं और न्यूक्लियो प्रोटीन एक केंद्रीय पदार्थ के रूप में हम मान सकते हैं। इन दोनों के मिलने से पूर्व केंद्रीय कोशिका का निर्माण हुआ। ये पूर्व केंद्रीय कोशिका जो बनी, एक कोशिका जैसी स्ट्रक्चर थी जिसकी प्रकृति विषम पोषी मानी जा सकती है। यानी शुरू में इसका जो पोषण हुआ वो इस तरह का पोषण था कि ये पदार्थों से यानी स्वपोषण इसमें नहीं था, विभिन्न पदार्थों से अपना पोषण, रासायनिक पदार्थों से अपना पोषण लेती थी। चलिए इसके बाद देखिए पूर्व केंद्रीय कोशिका का जो निर्माण हुआ। ऑपेरिन के अनुसार जिन कोआसर्वेट्स में यानी कि जिन कोशिकीय जैसे पदार्थों में आरंभिक कोशिका के जैसे कोआसर्वेट थे, इनमें न्यूक्लियो प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। वे प्रारंभिक कोशिका रूपों के रूप में विकसित हुए। यानी प्रारंभिक कोशिका का निर्माण हुआ। कैसे हुआ? ये कोआसर्वेट और न्यूक्लियो प्रोटीन जब मिले तो प्रारंभिक कोशिका रूपी जीवों का निर्माण हुआ। इनमें उत्परिवर्तन से ये नए लक्षणों का विकास होता चला गया और विभिन्नताएं आई। यानी कि जितने भी आगे वेरिएशंस आए इनमें बहुत उत्परिवर्तन हुए होंगे ऐसा माना गया। इसके बाद लास्ट स्टेप में हम देखते हैं कि इनमें कोशिका जैसी रचना तो बन गई, लेकिन इन्होंने पोषण किस प्रकार लिया, स्वपोषण की उत्पत्ति कैसे हुई। ध्यान दीजिए, स्वपोषण की उत्पत्ति आदि सागर के कार्बनिक अणुओं का लगातार रसायन पोषी जीवाणु द्वारा उपभोग करते रहने से। ध्यान से सुनना, आदि सागर के कार्बनिक अणुओं का निर्माण किसने उपयोग में लिया? इस रसायन पोषी जीवाणुओं के द्वारा उपभोग में लिया जाने लगा। तो क्या हुआ? कार्बनिक अणुओं की कमी होने लगी, भारी मात्रा में कमी हुई, जिससे पोषण की नई विधि रसायन संश्लेषण का विकास हुआ। यानी कि आरंभिक कोशिका रसायन संश्लेषी बनने लगी। कुछ जीवाणु जो बनने वाली कोशिका थी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करने लगे। ऐसे जीवाणुओं को रसायन पोषी, स्वपोषी कहा गया। कुछ जीव सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाने लगे और स्वपोषी हो गए। इस तरह से प्रकाश संश्लेषी जीवाणु व नील हरित
शैवालों का विकास हुआ, आविर्भाव हुआ नई कोशिका के रूप में। प्रथम जो आरंभिक जीव थे वो प्रकाश संश्लेषित जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गा का विकास हुआ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से इसको समझे, नोटबुक में इसको नोट करें। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग।